हाँ बच्चों, लास्ट लेक्चर में बेटा आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए थे और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सारी लाइंस वगैरह आपको बताए थे कौन कौन सी सीरीज होती हैं, लाइमन सीरीज, पाश्चन सीरीज, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, पीफंड एंड हम्फ्री। इन सब के टर्मिनल पॉइंट आपको याद होने चाहिए कि कहाँ पे ट्रांजिशन टर्मिनेट होता है, मींस इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गिरेगा। तो लाइमन में कहाँ गिरता है, n=1 में, बामर में कहाँ गिरता है, n=2 में, कहीं से भी। तो ये चीजें आपको बस याद होनी चाहिए, बाकी सब फंडामेंटल है, रेडबर्ग फार्मूला आपको आता ही है। तो मैं सेक्शन डी डिस्कस कर रहा हूं बेटा, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर D1। पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, होमवर्क करा हुआ होना चाहिए, फिर आप इसको देखोगे वीडियो को। अगर आपने बिना अटेम्प्ट किए क्वेश्चन के वीडियो देखे तो आप ये क्लियर समझ लें कि आपको उसमें फायदा नहीं होगा। तो अगर आपने अब तक भी नहीं किए हैं होमवर्क तो पहले अभी कर लो, बाद में वीडियो देखना। What electron transition in the He plus spectrum would have the same wavelength as the first Lyman transition of hydrogen? What electron transition in He plus spectrum? He plus स्पेक्ट्रम में ट्रांजिशन चाहिए और हाइड्रोजन में कौन सा ट्रांजिशन दिया है बेटा, फर्स्ट लाइमन ट्रांजिशन, यानी 2 से 1। लाइमन सीरीज 1 में खत्म होती है ना। तो आपको ये बात अलग से बताई थी मैंने कि अगर हाइड्रोजन में 2 से 1 ट्रांजिशन है तो हीलियम प्लस में यानी किसी भी अदर स्पीशी में जो ट्रांजिशन होगा वो होगा Z इंटू 2 से Z इंटू 1 यानी 4 से 2। डायरेक्ट देखो तुरंत हो गया, वरना पूरा वो करना पड़ता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर D2, कैलकुलेट द टू लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड when hydrogen atom make transition from higher state to n=2। n=2 में 3 n4 n5 लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है। तो वेवलेंथ होगी बेटा, ध्यान से देखना, वेवलेंथ इज प्रोपोर्शनल टू 1/डेल्टा ई। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए, इसका मतलब डेल्टा ई मिनिमम चाहिए। तो इसका मतलब n=3 और n=4 से दो ट्रांजिशन, λ1 λ2। ठीक है, तो आप इसको रिडबर्ग फार्मूले से भी कर सकते हैं और बोर मॉडल से भी कर सकते हैं। हम लोग रिडबर्ग फार्मूला यूज करेंगे। 1/λ1 RH, एटम कौन सा दिया है बेटा, हाइड्रोजन, RH। 1/4 माइनस 1/9, ये हो गया बेटा RH इंटू 5/36। तो λ1 की वैल्यू 36/5 RH और 1/RH की वैल्यू क्या याद करवाई थी मैंने आपको, 912 एंगस्ट्रॉम। देखो कितना आसान हो गया। थोड़ी सी अपनी तैयारी इस तरह की होती है जो हम लोग आपको बताते हैं कि कुछ पॉइंट्स अगर याद रहेंगे आपको तो आपकी कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाएगी। और अगर ये नहीं याद होते बेटा तो अभी आप ये कैलकुलेट करते रहते, 10-15 मिनट में आंसर आ जाता। हाँ हाँ, आ तो जाता ही, कैलकुलेशन तो आपको आती है करना, लेकिन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और जल्दी काम करना होता है, इसलिए आपको ये ट्रिक्स बताई जाती हैं। उम्मीद है अब सेकंड पार्ट आप कर लोगे। इसके बाद बेटा D3 क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम 6 टू सेकेंड ऑर्बिट। 6 ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो रहा है। इन what region the spectrum does the light occur? हाइड्रोजन में हो रहा है 6 से 2, 6 से 2 हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं ये बेटा बामर सीरीज है, तो इसके सेकंड पार्ट का आंसर तो अपन वैसे ही दे सकते हैं कि ये किस रीजन में होगा, विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में ये ट्रांजिशन होगा। n=6 टू सेकेंड ऑर्बिट में है और फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो मैं इसके लिए डेल्टा ई निकालूंगा और वो होगा E6 minus E2 and that is equal to 13.6 1/4 minus 1/36. So it is 13.6 into ये 36 हो गया 918/36 EV। ठीक है, ये आया एनर्जी और इसको मुझे अब यूज करना है क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना। तो 13.68/36 इंटू 1.6 10⁻⁻19 जूल और ये होगा H न्यू। तो न्यू निकालने के लिए बेटा प्लैंक कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। डन।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर D4। इफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन बामर सीरीज इज x। यस, वेवलेंथ शॉर्टेस्ट, इसका मतलब एनर्जी मैक्सिमम। तो बामर सीरीज की एनर्जी मैक्सिमम यानी आपको इनफाइनाइट से 2 की वेवलेंथ दी हुई है x, ठीक है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज? तो बेटा 1/λ इज इक्वल टू RH 1/4 -1/∞। ये वाली वैल्यू आपको x दी हुई है, 1/x इज इक्वल टू RH/4, ये आपको दिया हुआ है, चेक कर लो। यस, पूछ रहा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज क्या होगी। तो लाइमन सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब इनफाइनाइट से 1 ट्रांजिशन की वेवलेंथ। तो बेटा 1/λ प्राइम इज इक्वल टू RH 1/1 - 1/∞ यानी RH। तो बेटा RH की जो वैल्यू है वो क्या है, 4/x, इट इज 4/x। तो लैम्डा प्राइम की वैल्यू हो गई x/4, इसकी वेवलेंथ हो गई x/4। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन पार्शियन सीरीज? पार्शियन सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, पार्शियन सीरीज कहां खत्म होती है, 3 पे। लॉन्गेस्ट का मतलब फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ। तो अब 1/λ डबल डैश इज इक्वल टू RH 1/9 - 1/16। तो 1/λ डबल डैश इज इक्वल टू RH की वैल्यू कितनी थी, 4/x। ये हो जाएगा बेटा 9 और 16, 7/9 इंटू 16। लैम्डा डबल डैश सॉल्व हो जाएगा। यस, इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर D5। फाइंड द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन पार्शियन सीरीज एमिटेड बाय एटॉमिक हाइड्रोजन व्हेन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड टू 7th एनर्जी लेवल। D5 क्वेश्चन, n = 1 से n = 7 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो गया है और रिटर्न हो रहा है। अब ध्यान से देखो, 7 6 5 4 3, ठीक है। पार्शियन सीरीज के बेटा ट्रांजिशन चाहिए। फाइंड द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन पार्शियन सीरीज एटॉमिक हाइड्रोजन व्हेन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड रिटर्न बैक। तो पार्शियन सीरीज का मतलब n = 3 में ट्रांजिशन 1 2 3 4, आंसर इज 4 ट्रांजिशन पार्शियन सीरीज में होंगे। ट्रांजिशन और भी होंगे बट हमें सिर्फ पार्शियन सीरीज के ही ट्रांजिशन बताने थे। हाँ बच्चों, अभी हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात कर रहे थे। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर एक छोटा सा इलस्ट्रेशन मैं आपको बताता हूं, देखो। यूजिंग हाइजेनबर्ग uncertainty principle, prove that electron cannot be present in the nucleus। अगर हम ये मान लेते हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सही है तो हम उसके अकॉर्डिंग ये प्रूव कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में हो ही नहीं सकता। कैसे, देखो। मान लेते हैं कि एक न्यूक्लियस है ये, ठीक है। न्यूक्लियस में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या होगी, इट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक इस स्फेरिकल न्यूक्लियस में कहीं भी हो सकता है। तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी in the position of electron is equal to diameter of electron, ठीक है। और डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस,
और न्यूक्लियस का डायमीटर बेटा आपको पता है किस रेंज का होता है, फेम्टोमीटर टाइप, ठीक है। तो फेम्टोमीटर की रेंज में है, तो जस्ट एक आइडिया से हम ये मान सकते हैं कि ये 1 FM है, और ये 1 FM का मतलब 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। हो सकता है 2 FM हो, उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू अलग मिल जाएगी, बट जो भी वैल्यू यहां से हम कैलकुलेट करेंगे पावर तो ऑलमोस्ट सेम ही होगी उसमें। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4πm ग्रेटर देन इक्वल टू, तो डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2m डेल्टा एक्स। एच क्रॉस, एच अपॉन 2 पाई एच क्रॉस होता है ना, तो एच क्रॉस बाय 2m डेल्टा एक्स। अब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज मैक्सिमम, तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी मिनिमम आ जाएगी। सॉल्व करते हैं यहां से, डेल्टा वी मिनिमम इज इक्वल टू एच क्रॉस की वैल्यू 1.054 10⁻⁻34 अपॉन 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया 10⁻⁻15। ये एक बेटा रफ कैलकुलेशन है, हम सिर्फ इसकी पावर देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो ये आ सकता है, देखो इधर, डेल्टा वी मिनिमम इज इक्वल टू 1.054 अपॉन 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻, ये 34 है बेटा, और ये है 45, दिखाई दिया आपको, 46, दिस 46, दिस 34, 12, सो 105.4 अपॉन 18.2 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखो, ये बेटा 10⁻10 के ऑर्डर की है। डेल्टा वी मिनिमम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, और मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम स्पीड जो किसी भी मैटर पार्टिकल के लिए अचीव हो सकती है वो स्पीड ऑफ लाइट से तो कम ही होती है, ठीक है ना। और ये स्पीड की अनसर्टेनिटी ही स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा है, तो इसका मतलब जो कैलकुलेशन हमने करी है वो गलत है। और कैलकुलेशन किस बेस पर हमने करी, वो हमने करी ये अजम्पशन मानकर कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अगर न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द स्पीड ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस is of the order of 10⁻10, which is very much greater than speed of light. So it is impossible. What is impossible? Which we have assumed in this illustration. इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो बच्चों, अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो इसमें डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन एंड डेल्टा वी इज अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है h अपॉन 4πm होता है, वेयर h अपॉन 4π इज अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर, बट हेयर मास इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो अगर मैं लार्ज बॉडीज जिनका मास कंसीडरेबल है, वी कैन इजीली फील दैट मास इन नॉर्मल प्रैक्टिस, उन बॉडीज के लिए ये जो राइट वाला फैक्टर है ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होगी। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो एरर्स हैं, ये एरर्स का प्रोडक्ट नॉर्मल बॉडीज के लिए इनसिग्निफिकेंट है, नेग्लिजिबल है, बट फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तो अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये मास बहुत ही एक स्मॉल नंबर होगा, वेरी वेरी स्मॉल नंबर, एंड देयरफॉर product of these two uncertainties will be
greater, will be considerable. So here we can say that Heisenberg uncertainty principle is applicable for microscopic particle as well as macroscopic particles, but its results are insignificant when we calculate or we apply this concept uh, on macroscopic bodies, macroscopic large bodies. In the motion of macroscopic bodies, mass 1 milligram or more, these uncertainty are insignificant and therefore Heisenberg uncertainty principle and therefore Heisenberg uncertainty principle is significant only for microscopic particles like इलेक्ट्रॉन एटसेट्रा। और यहां पे एक और इसका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं बताना चाहूंगा। किसी भी पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री को पूरी तरह से बताने के लिए आपको दो पैरामीटर चाहिए, ठीक है ना। डेल्टा एक्स uncertainty in position and delta v is uncertainty in speed. So for the determination of exact trajectory we have to know the value of position as well as speed of particle so that we can measure exact trajectory of a particle. But for microscopic particles these two quantities cannot be measured exactly. There will be some error in the measurement of position as well as in the measurement of speed. Therefore, for microscopic particles, it is impossible to measure exact trajectory. Exact measurement of trajectory of microscopic particle like electron is impossible because for this we have to measure position as well as velocity of electron exactly, which is impossible using Heisenberg uncertainty principle. फिर से मैं याद दिला देता हूं आपको, आप अगर इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्ट्री या इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताने की कोशिश कर रहे हैं या किसी एक्सपेरिमेंट से उसको लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें एक बाय डिफॉल्ट प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही उसको लोकेट करने के लिए हम उस पर लाइट डालेंगे या कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालेंगे तो उसकी पोजीशन अपने आप चेंज हो जाएगी, वो वहां होगा ही नहीं जहां पे आप उसको लोकेट कर रहे हो। तो ये एरर उसमें इनहेरेंट है और इसीलिए उसकी ट्रेजेक्टरी को बताना भी इम्पॉसिबल है। इसी
प्रिंसिपल के हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है या जो वेलोसिटी है, मोमेंटम है, ये सब अनसर्टेन है। इसका मतलब आप किसी भी पोजीशन पे ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली होगा, तो फिर किसी भी पोजीशन पे ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली नहीं होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये जो अनसर्टेनिटीज हैं ये डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉन का मास क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो आपको पता ही है, मैं पार्टिकल के मास के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये जो अनसर्टेनिटीज हैं, ये अनसर्टेनिटीज इलेक्ट्रॉन जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के साथ हमेशा अटैच्ड हैं। तो आप ये बता ही नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन किसी भी पोजीशन पर होगा या नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं बता सकते। और इसको अगर मैथमेटिकल वर्ड्स में बोलें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट कैन नॉट बी 1 एंड साइमल्टेनियसली इट कैन नॉट बी 0। तो किसी भी पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी 1 नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन के ना मिलने की पॉसिबिलिटी भी 0 नहीं होगी। जब इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी 1 नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन के ना मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 कैसे होगी? तो वो कभी भी कहीं भी मिल सकता है। तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से यूजिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, using Heisenberg uncertainty principle, concept of definite trajectory of electron was converted to the concept of probability of finding the electron। तो पहली बात, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेट ट्रेजेक्टरी है वो कन्वर्ट हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स में। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मींस कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को कहीं लोकेट करना चाहते हैं तो उस पोजीशन पर, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 1 नहीं है, तो इसके ना मिलने की प्रोबेबिलिटी भी 0 नहीं होगी। तो इलेक्ट्रॉन कभी भी कहीं भी हो सकता है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मेरे पास एक एटम है तो उसका इलेक्ट्रॉन आपके पास भी होगा। यस, मैथमेटिकली होगा, उसके ना मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है, बट इन प्रैक्टिस ऐसा नहीं होगा। प्रैक्टिकली ये फील नहीं होगा। अगर एटम यहां है तो इसका इलेक्ट्रॉन भी इसी के पास ही होगा ना। तो यहां पे हम एक रीजन डिफाइन करेंगे, 3D रीजन इन विच इलेक्ट्रॉन finding probability is maximum, say 90%, is known as orbital। न्यूक्लियस के अराउंड वो 3D रीजन जिनमें इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। 3D रीजन, यहां लिखना 3D रीजन अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम इज नोन एज ऑर्बिटल। तो यहां से हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट करते हैं।
अब जो इलेक्ट्रॉन के लिए या जो एटम के लिए मॉडल चलेगा उस मॉडल को बोलेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल वो मॉडल है जिसमें पार्टिकल का डुअल बिहेवियर कंसीडर किया जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स थियोरेटिकल फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें मैथ्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो हमारे सिलेबस में अभी उतनी मैथ्स ही नहीं है बेटा जो उसमें यूज होती है, इसलिए हमें उस क्वांटम मैकेनिक्स को थियोरेटिकल बेसिस पर पढ़ना है, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप लोग यहाँ हाइजेनबर्ग तक अपना काम कंप्लीट रखें, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लें सो दैट होमवर्क भी इजीली आप कर सकते। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात कर रहे थे, तो उसी को आगे हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स से कनेक्ट करेंगे बेटा। बोहर ने जो मॉडल दिया, बोहर मॉडल, दैट वाज एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी एट दैट टाइम, बट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आने के बाद और इसका जस्टिफिकेशन होने के बाद कि हाँ ये वैलिड प्रिंसिपल है और ये अब हमेशा यूज होगा, बोहर मॉडल पूरी तरह से फेल हो गया। कैसे फेल हो गया? बोहर मॉडल ये कहता है कि आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को विद 100% एक्यूरेसी मेजर कर पाते हो। कैसे? आप तो ये बता रहे हो कि ऑर्बिट की रेडियस क्या होती है। आप ये बोलते हो बोर मॉडल में कि ये अगर न्यूक्लियस है और ये उसका एक ऑर्बिटल, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ है और ये रेडियस आपने मेजर कर लिया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पर है और रेडियस का आपके पास तो फॉर्मूला भी एग्जैक्ट 0.529 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम। आप अगर ये मेजर कर रहे हो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब आप तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को सर्टेन मान रहे हो। आर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, लेकिन ऐसा नहीं है। मोर ओवर इलेक्ट्रॉन इस रीजन में क्यों नहीं है? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यही तो बात करी कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, बस न्यूक्लियस के पास डेफिनेट कुछ स्पेसेस होती हैं, 3D स्पेसेस न्यूक्लियस के अराउंड, जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है 90% से ज़्यादा। या प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें 1 के ऑर्डर में, तो वो 0.9 और उससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तो अगर हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगा रहे हैं तो बोहर मॉडल के तो ये फेल हो गया, क्योंकि इसके हिसाब से तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ये बीच वाले रीजन में, जबकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए बोहर मॉडल, जब ये डुअल बिहेवियर और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आए तो ये पूरी तरह से खत्म हो गया और उसके बाद एक नई ब्रांच ऑफ फिजिक्स सोची गई जो ऐसे पार्टिकल्स को डिस्कस करे जिनमें दोनों नेचर हैं, दोनों डुअल नेचर। डुअल नेचर मींस पार्टिकल एज वेल एज वेव लाइक बिहेवियर, दोनों बिहेवियर शो करते हैं, और उस मॉडल को हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल of atom. Quantum mechanical model of atom. This model was independently developed by Schrödinger, ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट था, और हाइजेनबर्ग, दोनों ने इंडिपेंडेंटली इसको डेवलप किया। पहले देखते हैं कि ये मॉडल की ज़रूरत क्या है। कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ देखो डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग नोट भी करेंगे। जो फिजिक्स आप लोग पढ़ते हो आपके फिजिक्स के सिलेबस में, वो फिजिक्स बेटा क्लासिकल फिजिक्स है। क्लासिकल फिजिक्स मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को डील करने के लिए, उनका फोर्स, उनकी स्पीड, उनकी पोजीशन, इसके लिए अप्रोप्रिएट है और सारे आंसर सही देती है। जो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ फिजिक्स होने चाहिए, जो प्रैक्टिकली होने चाहिए, वो आंसर देती है क्लासिकल फिजिक्स, बट फॉर द पार्टिकल्स विच आर मैक्रोस्कोपिक। But classical physics fails to explain the behavior of microscopic particles. ठीक है ना? तो इसी के साथ ही क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इवॉल्व हुआ। तो लिखें जरा फर्स्ट पॉइंट, क्लासिकल मैकेनिक्स सक्सेसफुली एक्सप्लेन
the behavior of macroscopic particles but it fails to explain the behavior of microscopic particles because microscopic particles have dual nature, that is particle nature as well as wave nature. Next paragraph say the branch of physics which deals with the particles of dual nature is known as quantum mechanics. ठीक है, तो वो ब्रांच फिजिक्स की एक नया फिजिक्स का सब्जेक्ट है बेटा, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। आपके 12th के बाद का जो सिलेबस है हायर स्टडीज में, कॉलेज स्टडीज में, उसमें ये फिजिक्स का पार्ट आता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, ये उन पार्टिकल्स की मोशन को डिस्कस करता है, उन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है जिनमें डुअल नेचर होता है। तो डुअल नेचर वाले पार्टिकल्स यूजुअली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, उनको एक्सप्लेन करने के ये काम आता है। तो वैसे अगर क्लासिकल मैकेनिक्स से आप एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो वो गलत हो जाएगी। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो उसका आंसर सही आएगा। क्वांटम मैकेनिक्स को आप माइक्रो और मैक्रो दोनों पार्टिकल्स के लिए लगा सकते हो, लेकिन when quantum mechanics applied for macroscopic particles the results are similar those obtained from classical mechanics। ठीक है, तो एक लाइन ये भी लिख लें, when quantum mechanics applied for macroscopic particles the results obtained are identical with those obtained from classical mechanics। लेकिन होता क्या है कि इसका जो ट्रीटमेंट है, इसकी जो कैलकुलेशन है बहुत लेंदी है और टीडियस मैथमेटिकल अप्रोच चाहिए उसमें। तो आप एक छोटी सी मैक्रोस्कोपिक बॉडीज की प्रॉब्लम को अगर क्वांटम मैकेनिक्स के तरीके से सॉल्व करोगे बेटा, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत टाइम के बाद निकलेगा, बहुत लंबा प्रोसीजर, टीडियस प्रोसीजर होगा। इसलिए उसमें तो हम क्लासिकल मैकेनिक्स से काम चला लेते हैं, बट माइक्रोस्कोपिक बॉडीज में हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि माइक्रोस्कोपिक बॉडीज में तो डुअल बिहेवियर होता है, और डुअल बिहेवियर वाली साइंस कौन सी है? क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स वो साइंस है जिससे हम डुअल बिहेवियर वाले पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब के बिहेवियर को डिस्कस करते हैं, और इसके एटॉमिक मॉडल को हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ये जो मॉडल है ये एक इक्वेशन पर बेस्ड है विच वॉज फर्स्ट गिवन बाय श्रोडिंगर। इरविन श्रोडिंगर ने इस इक्वेशन को दिया, बहुत ही फेमस इक्वेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसके सॉल्यूशन पर ही ये मॉडल बेस्ड है, और मैं आपको बता दूं ये पूरी तरह से मैथमेटिकल मॉडल है, और ऐसा मॉडल है जो अब तक हम सोचते नहीं थे। क्लासिकल मैकेनिक्स पार्टिकल को अलग डील करती है, वेव को अलग डील करती है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स दोनों को साथ में, मतलब यहाँ पे एक नए टाइप का एक डेवलपमेंट चल रहा है जिसमें आप ये मान रहे हो कि पार्टिकल जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है, दोनों नेचर हैं जिसको भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो। तो ऐसे दोनों नेचर क्लासिकल फिजिक्स में तो नहीं होते थे। तो आपका फिजिक्स का जितना सिलेबस है बेटा वो सब क्लासिकल पर बेस्ड है। आप जब फिजिक्स खत्म करोगे तो इससे पहले पहले तक की फिजिक्स, यानी जब आप 12th में ये एटॉमिक फिजिक्स वगैरह पढ़ोगे जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स, तो उसमें बेटा आपके सिलेबस में बस वहीं तक है जहां तक बोर मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का टॉपिक खत्म होते ही आपका फिजिक्स का सिलेबस खत्म हो जाएगा।
ये जो कहानी है ये उसके आगे शुरू होती है। तो इसका थोड़ा सा थियोटिकल क्राइटेरिया हमारे सिलेबस में है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम लोग वही स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग हेडिंग लिख ही चुके हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, और आगे की बातें अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बेटा, क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली एक इक्वेशन से ही आगे ड्राइव होती है। इस इक्वेशन को फर्स्ट दिया था श्रोडिंगर ने। इन क्वांटम मैकेनिक्स श्रोडिंगर wave equation is used to obtain results। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं इस रिजल्ट के लिए, जो भी क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डेल्टा दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्वांटम मैकेनिक्स में बेटा टाइम का भी डिस्कशन होता है, लेकिन जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो टाइम से इंडिपेंडेंट होती हैं। इसलिए हमारे पास जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यूजफुल है वो है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसमें हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, एंड दिस इज कंप्लीट this is another form here, we are writing different forms of श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इक्वेशन यही है लेकिन मैथमेटिकल फॉर्म्स अलग अलग हैं। मैं आपको बता दूं, जिस तरह की इक्वेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, जिसके सॉल्यूशन हमारे सिलेबस में है ही नहीं। हमें अपने आईआईटी के सिलेबस में उतनी मैथ्स पढ़नी ही नहीं है जो इसके लिए चाहिए। ये सिर्फ कुछ फैक्चुअल बातें हैं जो हमें यहाँ देखनी है, उनको याद करना है। आपसे ज़्यादा ये बातें पूछी जा सकती हैं कि इक्वेशन क्या होती है, इनके टर्म्स के मीनिंग क्या हैं, वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिकली जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो फिजिक्स और मैथ्स का कॉम्बिनेशन है, और इसमें मैथ्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, और इसीलिए इन सब चीज़ों को डेली लाइफ के चीज़ों से कंपेयर करना बहुत मुश्किल है। आप इस तरह के ऑब्जर्वेशंस फील नहीं कर सकते। ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ये ऑब्जर्वेशंस आपको बहुत हाई टेक और एडवांस एटॉमिक लेबोरेटरी में ही फील किए जा सकते हैं। डेली लाइफ में ये सब नहीं होते, क्योंकि डेली लाइफ में जिन बॉडीज के साथ आप डिस्कशन कर रहे हो, जो फिजिक्स में आप पूरा डिस्कशन पढ़ते हो, वो सारा का सारा मैक्रोस्कोपिक बॉडीज में होता है, और इलेक्ट्रॉन का डिस्कशन ये तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। इसके बाद इसी को हम लिख सकते हैं एक और फॉर्म, एच साई इज इक्वल टू ई साई। ठीक है, ये सब इक्वेशन आपको लिखनी है। इसमें बेटा ये साई और साई कैंसिल मत कर देना, तो पता चला ई इज इक्वल टू एच, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। देखें, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ई
टोटल एनर्जी V, पोटेंशियल एनर्जी M, मास ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन का मास होगा, बाकी पाई वगैरह आप जानते हो। ये जो ब्रैकेटेड टर्म लिखा है बेटा मैंने, डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर इज नोन एज लाप्लासियन ऑपरेटर डेल्टा स्क्वायर। ये जो मैथमेटिकल जितने भी टूल्स हम लोग यूज करते हैं, फॉर्मूले यूज करते हैं, वो सब बेसिकली ऑपरेटर्स होते हैं। एडिशनल ऑपरेटर, एडिशन के लिए प्लस, ये एक ऑपरेटर है। दो नंबर्स के बीच में आपने मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया, कौन सा? एडिशन। ऐसे ये डिफरेंशिएशन के हायर ऑपरेटर्स हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है। इसी तरह से एक और ऑपरेटर है H, इसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो ये वाला जो फॉर्म है ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बाकी 1 2 3 ये तीनों फॉर्म्स अपन देखें, ये इक्वेशन है। इसमें अब एक जो बात बची कि ये साई क्या है। साई ही वो फंक्शन है जिस पर आप ये मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा रहे हो सारे के सारे। बेसिकली साई जिस पार्टिकल को हम यहां डिस्कस कर रहे हैं उसका वेव फंक्शन है। और मैं याद दिला दूं, वेव फंक्शन पार्टिकल का कैसे, क्योंकि यहां पे हम डुअल नेचर ही तो डिस्कस कर रहे हैं। साई इज वेव फंक्शन, इट इज 3D फंक्शन। साई इज अ फंक्शन ऑफ x y z। ये x y z तीनों पे डिपेंड करता है। श्रोडिंगर इक्वेशन को जब किसी भी पार्टिकल के लिए बेटा सॉल्व किया जाता है तो ये साई वहां से सॉल्व करके आता है। डोंट वरी, ये सॉल्व हम कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि इसके लिए हायर मैथ्स चाहिए। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं, ज्यादा इन सबके चीजों में हमें सोचना ज्यादा नहीं है। ये सब चीजें हमें बेसिकली याद करनी है। ये सब नए रूल्स हैं, ठीक है ना। जो बात हम डिस्कस कर सकते हैं वो क्या है, देखो ध्यान से सुन लो। जब तक हम लोग बोर मॉडल डिस्कस कर रहे थे, हमने उसमें पार्टिकल की प्रॉपर्टीज डिस्कस करी, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माना। लेकिन बाद में जब ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन में डुअल नेचर है तो हमें एक ऐसा नया टूल चाहिए, नई साइंस चाहिए जिसमें हम डुअल नेचर को यूज कर पाएं। और डुअल नेचर को यूज करना सबसे पहले श्रोडिंगर ने हमें सिखाया इस इक्वेशन के थ्रू। ये इक्वेशन जिस पार्टिकल के लिए लगेगी उसका मास है m, और उस पार्टिकल की जो वेव है उसका फंक्शन है साई। तो ये जो साई है ये वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल है, ठीक है ना। पार्टिकल का वेव फंक्शन होता है, यही तो डुअल नेचर है। अब आप इसको अपने चारों तरफ की किसी चीज से कंपेयर ना करें, एकदम डिफरेंट साइंस है ये। आप जब धीमे धीमे और हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका बिहेवियर नेचर किस तरह का होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या था कि इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं था तो ऐसा ही पहले भी, बट बोहर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। तो बोहर का जो मॉडल था वो मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को क्योंकि सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर रहा था तो हमने मान लिया, ठीक है ना। अब अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाता तो हम मानते ही नहीं कि सही बोल रहा है। तो वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल ये साई है, ये 3 डायमेंशनल फंक्शन होता है। अगर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किसी नॉन पार्टिकल के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए, हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन के लिए लगाते हैं तो हम इसको पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और जो साई का एक्सप्रेशन आता है
उसी को यूज़ करके हम फिर पार्टिकल के एनर्जी स्टेट्स, उसके मोमेंटम, ये सारी वैल्यूज़ निकालते हैं। तो थोड़ा सा डिस्कशन अभी इस पर और करेंगे। अब से आगे इस चैप्टर में यही डिस्कशन बेटा होगा। तो जो भी बातें आपको बताई जा रही हैं उसको एक नए तरीके से हमें समझना है, नए तरीके से सोचना है कि अब वो इंडिपेंडेंट पार्टिकल और वेव अलग अलग नहीं चलेगा। अब इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट मास नहीं है, उसमें कुछ और छुपा हुआ है और वो है वेव। और वेव भी सिस्टमैटिक नहीं। कैसी वेव? रैंडम वेव। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तो अनसर्टेन है, उसकी वेव तो रैंडम ही होगी।